हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग रिदम। हम सीख रहे हैं एयर और एयर की सीरीज़ हमारी चल रही है एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर पे। और आज हमारा उसी में एयर का लास्ट का टॉपिक जो है ये आज हम कवर करेंगे, जिसका नाम है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या है? तो एक्सचेंज है। अब जब दो चीज़ें आ रही है एक्सचेंज में, तो वहाँ पे क्या होगी, किसके साथ क्या एक्सचेंज होगा? तो वहाँ एक्सचेंज होगा वेंटिलेटेड इंडोर एयर जो एक्सचेंज होगी फ्रेश आउटडोर एयर से। और इसी शब्दों को हमने बना ली हमारी डेफिनेशन। तो ये है हमारा वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन के यूजेस क्या है? यूजेस है इसके कुछ इस तरीके से, बहुत ही आसान है। एक तो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दूसरा, गुड इंडोर एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा हवा वहाँ पे अच्छी बहेगी उतना ही ज़्यादा हमें कूल लगेगा, तो कूलिंग के लिए भी जो है वेंटिलेशन उतना ही ज़रूरी है। और जो भी हम कंबशन अप्लाइंसेस जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी वेंटिलेशन वहाँ पे ज़रूरी है। तो अब वेंटिलेशन के हम स्टैंडर्ड्स क्या है ये समझते हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेस्ड किस पे है? वो बेस्ड है कि कितनी अच्छी तरीके से वो हमारे बॉडी का ओडर रिमूव करते हैं, उसी के ऊपर ये बेस्ड है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेंटिलेशन। और ये क्या है हम देखते हैं। पहला स्टैंडर्ड है उसमें का फ्लोर स्पेस। ये है 2 डायमेंशनल लेंथ एंड विड्थ। अब ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 50 to 100 स्क्वायर फुट पर पर्सन इन हाउस। अगर हम इंडोर का ही चल रहा है हमारा, तो ये हाउस का अगर लेंगे हम तो 50 to 100 स्क्वायर फीट। और वही अगर हम क्लास का लेंगे तो वहाँ पे आएगी ये जगह 10 स्क्वायर फीट। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है इसका क्यूबिक स्पेस। क्यूबिक स्पेस तो यहाँ पे ऐड कर दी हमने हाइट, और ये होनी चाहिए 3000 क्यूबिक फीट पर हावर पर पर्सन। और तीसरा स्टैंडर्ड है हमारा यहाँ पे एयर एक्सचेंज। अब एयर एक्सचेंज बस हमें यहाँ पे यही समझना है कि 3 एयर एक्सचेंज वहाँ पे होने चाहिए। अगर 3 से कम होते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी आएगी, और 3 से ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा एयर हमारी ड्राई हो जाएगी। तो होने चाहिए कम से कम 3 एक्सचेंज ऑफ एयर पर हावर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। हाँ, मुझे अभी याद आया कि इसके नोट्स जो है मैंने इसी वीडियो के नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे से जाके कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से अच्छे नोट्स लिखोगे ना एग्ज़ाम में, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन पे। डिवाइड करा है हमने 2 हिस्सों में, नेचुरल और मैकेनिकल। नेचुरल जो नैसर्गिक है, जिसमें हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है, और मैकेनिकल अब हम इसमें देखते हैं 3 टाइप्स है, वाइंड, डिफ्यूजन और इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, जो अभी हम समझने ही वाले हैं। और मैकेनिकल में आता है एग्जॉस्ट, प्लेनम, बैलेंस्ड और एयर कंडीशनिंग। तो पहले हम सीखते हैं नेचुरल वेंटिलेशन, जो नेचुरल तरीके से हो रहा है। तो उसमें पहले हम देखते हैं विंड। अगर हम जब भी घर बना रहे हैं और तब हम विंडोज़ और डोर एक सामने सामने रखें, तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। मतलब अगर दूषित हवा आ रही है विंडो से, तो फ्रेश हवा आएगी डोर से। तो ये क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है बिना पैसे के। दूसरा है डिफ्यूजन। ये कोई बहुत अच्छा खास सोर्स है नहीं हमारे वेंटिलेशन का, बट नेचुरल सोर्स है, इसलिए हमने नेचुरली में ऐड कर दिया है। जब भी हवा किसी स्मॉल स्पेस से एंटर होती है, तो वो हमारा बन जाता है नेचुरल वेंटिलेशन। जैसे कि डोर के नीचे से छोटी सी जगह से है, वहाँ से अगर एयर पास हो रही है, तो वो डिफ्यूजन का हमारा टाइप बन जाता है। तीसरा है इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में असमानता हो, तो वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ वेंटिलेशन बन जाता है। कैसे? जैसे हमारी इंडोर एयर है, वो हमारी एक्टिविटी से हो जाती है गर्म, और वो चली जाती है ऊपर। और जो भी फ्रेश हवा है बाहर की, वो कूल होती है, और वो थोड़ी सी डेंस होती है, थोड़ी हेवी होती है, तो वो रहेगी नीचे। तो जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा, उतना ज़्यादा वहाँ पर वेंटिलेशन बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये आज हमने देखे नेचुरल वेंटिलेशन के 3 टाइप्स। अब मैकेनिकल भी देख लेते हैं। मैकेनिकल हम देखा था हमने, वहाँ पे 4 हैं। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन जो हम देखते हैं कि हमारे किचन में लगा होता है, वॉशरूम में लगा होता है। तो हम यहाँ पे एग्जॉस्ट क्या करते हैं, जो भी अंदर की दूषित हवा है उसको फोर्सफुली हम बाहर फेंक देते हैं। तो जो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, वो ले लेता है बाहर की फ्रेश हवा से। यही है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। अब प्लेनम में हम इसके अपोजिट कर रहे हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे हम बाहर फेंक रहे थे, तो प्लेनम में हम अंदर खींच रहे हैं फ्रेश हवा। और बैलेंस्ड में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को साथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एग्जॉस्ट और प्लेनम, तो वो हो जाता है हमारा बैलेंस्ड। मतलब हम हवा बाहर भी फेंक रहे हैं और फ्रेश हवा अंदर भी ले रहे हैं, तो ये होता है बैलेंस्ड वेंटिलेशन।
और एयर कंडीशन, ये मैंने जो बोला था कि ये बहुत ही पसंदीदा जो है वेंटिलेशन का टाइप है। क्यों है? क्योंकि ये चारों चीज़ें कंट्रोल करता है। कौन सी चारों चीज़ें? टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, एयर मूवमेंट कंट्रोल करता है, डस्ट, बैक्टीरिया, ओडर, गैसेस एंड टॉक्सिक गैसेस, और क्या चाहिए, सब तो कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए पसंदीदा वेंटिलेशन का टाइप है। बट ये बहुत ज़्यादा CO2 भी इमिट करता है, इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा जो है हमने नेचुरल तरीके पे रिलाई करना है। अब हमारी वैसे एक इस टॉपिक की लास्ट की टर्म आती है और हमारा ये चैप्टर ख़त्म, तो वो है हमारा कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन ये समझने से पहले हम कुछ टर्म सीखते हैं। तो पहला है कूलिंग पावर। अब कूलिंग पावर ये एयर की पावर है कि एयर कितना कूल कर पाती है। तो उसमें आता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट, और इन सब को हम कहेंगे कूलिंग पावर, जो कि मेजर की जाती है काटा थर्मामीटर से। दूसरी टर्म है इसमें इफेक्टिव टेम्परेचर, ET, जिसको हम बोलेंगे, और ये इसमें सेम ही चीज़ें हैं, टेम्परेचर भी सेम है, ह्यूमिडिटी भी सेम है, मूवमेंट ऑफ द एयर भी सेम है। बट अब डिफरेंस क्या है भाई? तो फिर अलग टर्म क्यों है? तो ये डिफरेंस इसलिए है कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे सेंस करती है ये कूलिंग पावर को, उसको हम कहेंगे इफेक्टिव टेम्परेचर। और इससे ही रिलेटेड एक और टर्म है CET, या फिर जिसको हम बोलेंगे करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर। अब करेक्टेड आया है तो मतलब कुछ तो नई चीज़ आई है, तो वो नई चीज़ है मीन रेडिएंट हीट। मतलब रूम की अलग अलग चीज़ें जैसे कि फ्लोर, छत, दीवार, इन सब का टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे मीन रेडिएंट हीट। और ये चीज़ें चारों मिला के आएगी तो हम उसको कहेंगे करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर, CET। अब जब हमने ये देखा कंफर्ट जोन, तो ये कंफर्ट जोन कुछ नहीं बल्कि रेंज है, जो अभी हमने देखी CET। तो रेंज है किसकी? CET की, और P4SR मतलब प्रेडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट। इसकी रेंज को हम कहते हैं कंफर्ट जोन। अब ये कंफर्ट जोन रेंज के हिसाब से हम देखते हैं कैसी है। अब हम यही समझ रहे हैं कि हमें ह्यूमन बॉडी को या इंसान को कैसे फील होता है किस टेम्परेचर पे, यही ये रेंजेस है। तो प्लीजेंट एंड कूल कब लगेगा? जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। 20 से 25 बढ़ता चला जाएगा तो कंफर्टेबल एंड कूल लगेगा। वही और बढ़ेगा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे कंफर्टेबल लगेगा। 27 से 28 होगा तो हॉट एंड अनकम्फर्टेबल लगेगा, फीलिंग चेंज हो गई। 28 डिग्री सेल्सियस प्लस रहेगा तो एक्सट्रीमली हॉट लगेगा, और 30 डिग्री सेल्सियस प्लस लगेगा तो उसको इनटॉलरेबली हॉट लगेगा। और वैसे ही जो हमने अभी देखी P4SR प्रेडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट, मतलब 4 आवर में उसको कितना पसीना आ रहा है, उसके हिसाब से उसकी फीलिंग कैसी, यही है कंफर्ट जोन। अगर किसी इंसान को 1 to 3 लीटर पसीना आ रहा है 4 घंटे के अंदर, तो वो होगा कंफर्ट जोन। अगर 3 से 4.5 लीटर आ रहा है तो होगा जस्ट टॉलरेबल, और 4 से 5 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो होगा इनटॉलरेबल। बस यही था हमारा ईयर, यही हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म हो जाता है। और हाँ, इसकी लिंक में जो है आपको नोट्स जो है मिल रहे हैं मेरी सुंदर हस्ताक्षर में, तो इसीलिए इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।